जंग आज़ादी के दौर में अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था। उन्होंने कहा, उठो मेरे देश के गरीबों को जगा दो, कांखे उमरा की दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहकाओं को मैसर न हो रोटी, उस खेत के हर घोषाए गंदुम को जला दो। गरीब किसान मजदूर मेहनत कश जो अनाज पैदा करता है, अन्नदाता कहलाता है, वही सबसे ज्यादा गरीब क्यों है? और जो अनाज क्या कोई चीज खास पैदा नहीं करते, शेयर मार्केट में सट्टाबाजी करते हैं, वो करोड़ों अरबों में क्यों खेलते हैं? ये सवाल हमें आज इस महामारी के, कोरोना के संकट के समय तीखे सवाल हमें पूछने चाहिए, अपनी सरकारों से पूछना चाहिए, समाज के दिग्गज लोगों से पूछना चाहिए। आज कोरोना के संकट से सबसे ज्यादा परेशान कौन है? गरीब से गरीब लोग हैं। 50 करोड़ के लगभग जो हमारे देश के तमाम असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, और उन्हीं में से जो इधर से उधर धक्के खाने के लिए मजबूर होते हैं, वो प्रवासी मजदूर कहलाते हैं। उनके लिए बने हुए कानून लागू नहीं होते, असंगठित मजदूरों के लिए बना हुआ संविधान का प्रावधान लागू नहीं होता, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी नहीं मिलती, काम का अधिकार नहीं मिलता। ये सारी चीजें होते होते 70 साल से ज्यादा हो गए भारत को एक गणतंत्र बने हुए, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने, और मैं तो जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं कांग्रेस की सरकारों को, सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी थी। 50 साल के लगभग उनका राज देश के ऊपर, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने राज किया, लेकिन क्या किया? गरीबी मिटाने के लिए गरीबी हटाओ का नारा दे करके तो उन्होंने चुनाव जीत लिए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। ईमानदारी से गरीब को गरीब बनाए रखा गया, बल्कि और गरीब बना के रखने के लिए, बेहोश करके लूटने के लिए शराब के ठेके खोल दिए गांव गांव में, देशी शराब के, ताकि जो 2 पैसे उसके पास आए मजदूरी के, किसानी के, अनाज बेच के, उसको भी वो बर्बाद कर दे और आपस में मुकदमेबाजी, झगड़े, झंझट, मार काट में लग जाए। इस प्रकार की योजनाओं ने हमारे देश को तबाह करके रख दिया। और आज कोरोना का जब संकट आया है तो हम देख रहे हैं कि बेचारे लाखों लाखों मजदूर दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और उनके लिए कोई भी योजना सही रूप से नहीं की जा रही है। मैं सीधे सीधे पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि जब आप लॉकडाउन अनाउंस करने जा रहे थे, तब आपने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को पहले बुला करके उनसे नेशनल प्लान तैयार क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं सोचा इस बात के लिए कि ये लाखों लाखों मजदूर जो इधर से उधर भटके हुए हैं, उनको घर वापस भेजने की पहले तैयारी की जाए और उसके बाद इस लॉकडाउन की घोषणा की जाए। आपको तो बहुत पहले लॉकडाउन के बारे में सोचने से बहुत पहले ही, जब सारे देश में और दुनिया में ये कोरोना का संकट आ चुका था, उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय क्यों आप लोगों ने ये डिजास्टर मैनेजमेंट का काम पूरा नहीं किया? और जब अचानक से घोषणा कर दी, तो जरा 1 सेकंड के लिए नहीं सोचा ये गरीब कहां जाएंगे? भूख से मरेंगे, दर दर की ठोकर खाएंगे रास्ते में चलते चलते, और इस प्रकार से हो जाएंगे। और इस पर भी देखिए क्या गजब का ढा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो फिर भी कह रहे हैं कि हम जो मजदूर हैं वो आ सकते हैं, उनके लिए हम बसों का इंतजाम करेंगे। मैं बधाई देता हूं योगी जी को, मैं बधाई देता हूं चौहान जी को भी, शिवराज जी को भी। मध्य प्रदेश के लिए भी उन्होंने व्यवस्था की है। लेकिन बिहार में उसी बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं नहीं, हम लॉकडाउन के नियमों को नहीं तोड़ेंगे। अभी चुनाव आने वाले हैं नीतीश जी, तुम्हारी ये छिपकली की सरकार अब जाने वाली है। अच्छी तरह सोच करके देख लेना, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुमने बिहार के मजदूरों को आज तक न्याय नहीं दिया, तुमने बिहार के मजदूरों को अपने गांव में रह करके रोजगार की व्यवस्था नहीं की, और आज वो बेचारे 1000-1000, 500-500, 800-800 किलोमीटर दूर रोजी रोटी के लिए गए हैं, अब वो वापस लौटने के लिए छटपटा रहे हैं। तुम उन्हें कहते हो कि हम वापस नहीं आने देंगे? तुम्हारे बाप का है ये बिहार।
कैसे तुम रोक सकते हो उन लोगों को जाने से? वो अपने घर जाना चाहते हैं, परिवार जाना चाहते हैं। तुमने कोई वीजा लगा रखा है, लॉकडाउन लगा रखा है, तो उसको भुगतो तुम। तुम्हारे लिए ये सब नियम कानून बेईमानी है, क्योंकि तुमने इस प्रकार के कानूनों की कभी परवाह की नहीं। आज तक तुम गरीबी नहीं मिटा सके, बेरोजगारी नहीं मिटा सके, शिक्षा का बुरा हाल है पूरे बिहार के अंदर, सबसे खराब हाल शिक्षा का। 70,000 टीचर्स आज वहां पर छटपटा रहे हैं, और उनको आपने इस तरह से बंधुआ मजदूरों की तरह से ट्रीट कर रखा है सालों साल से। उनको न्याय नहीं दे सकते आप। ये सारे सवाल आज मैं उठाना चाहता हूं, इसलिए उठाना चाहता हूं कि पूरे देश में, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकारें हैं, पूरी तरह से कांग्रेस की रही, बीजेपी की रही, सब नाकाम रही है गरीबी मिटाने में। और गरीबी की वजह से, भुखमरी की वजह से रोज के हिसाब से एवरी डे 7,000 बच्चे भूख से मर रहे हैं भारत के अंदर। 7,000 बच्चे रोज मर रहे हैं। अभी तो कोरोना के संकट से 4-5 हजार लोग मरे हैं कुल मिलाकर के इतने दिनों में। मैं ये नहीं कहता कि कोरोना संकट नहीं है, महामारी नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा संकट है हमारे देश में भूख का, गरीबी का, लाचारी का, बेबसी का। और घरों से दूर जब जाते हैं ये मजदूर, तो किस हालात में जिंदा रहते हैं। एक एक कमरे में ठूसे जाते हैं भेड़ बकरियों की तरह, और वहां न कोई वेंटिलेशन होता है, गंदे नाले के किनारे मच्छरों में बेचारे पड़े रहते हैं, और न पीने के पानी की सुविधा है, न शौचालय की सुविधा होती है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन्स एक्ट बनाया 1979 में, उसका आज तक पालन क्यों नहीं किया? कांग्रेस की सरकारों ने क्यों नहीं किया? और नरेंद्र मोदी जी आपने क्यों नहीं किया? पिछले 6 साल से आपकी सरकार चल रही है। ये सारे सवाल आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। इन हुकूमतों ने हमारे साथ धोखा किया, पार्टियों ने धोखा किया, इनके नेताओं ने धोखा किया, पूंजीपतियों की दलाली की है। बड़े बड़े अंबानी और अडानी और टाटा और बिरला की संपत्ति तो दुगनी चौगुनी 1000 गुनी हो गई, और गरीब को गरीब बना करके रखा गया। और इसलिए मैं समझता हूं कि कोरोना के संकट से ज्यादा बड़ा संकट ये महामारी का संकट गरीबी है। और हम भारत के अंदर गरीबी और गैर बराबरी, ना बराबरी, अमीर को अमीर होने दे रहे हैं, खूब बहुत ज्यादा अमीर, और गरीब के लिए कोई हालात बदलने के कुछ काम नहीं है। किसान को न्याय नहीं मिल रहा। डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया नरेंद्र मोदी जी? आपके तो मैनिफेस्टो में नंबर 1 पर था, क्यों नहीं लागू किया? मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी गलत बात कह दी थी उन्होंने? किसानों को जो न्यायोचित दाम मिलना चाहिए उसके बारे में। और ये सारा का सारा खेल आप खेल रहे हैं, और रोज के हिसाब से टीवी पर आकर के बयान देते हैं, पंचों सरपंचों से कह रहे ये करना होगा, आप किसी को और बताते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आपने भारत से गरीबी मिटाने के लिए क्या किया? मुझे अच्छी तरह याद है जब आप संसद में पहली बार आए और पहला भाषण, नीति जो आपका वक्तव्य था, पहला ही वाक्य था कि मेरी सरकार का उद्देश्य गरीबी मिटाना। और उसी के साथ आपने ये भी कहा था गरीबी तब तक नहीं मिटेगी जब तक अंधविश्वास नहीं मिटेगा। लेकिन आपने ठीक उल्टा किया, गरीबी को बनाए रखा, अंधविश्वास को बढ़ाया, पूरी ताकत से बढ़ाया। जितना हो सकता था ये पाखंडवाद को और ज्यादा आपने हवा दी, और आज उसका ही असर है कि पूरे देश में इसके लिए भी शीतला माता जैसी कोई पूजा पाठ हो रहे। कोरोना से उबरने के लिए कोई माता का मंदिर बनाया जाएगा, और उसमें फिर पूजा पाठ होंगे, पंडे पुजारी और ठगेंगे, लूटेंगे। ये पंडे पुजारियों के पास कितना पैसा है, कितना मंदिरों में, चर्चों में और गिरजाघरों में, और ये सब जगह पर, गुरुद्वारों में, ये सारा का सारा पैसा इनके ऊपर छापा मार करके निकाला क्यों नहीं जाता? सरकार के पास अपना पैसा कुछ कम है क्या? बड़े बड़े धन्ना सेठों को तो आप करोड़ों अरबों रुपए लेकर के भाग जाने देते, देश के बाहर चंपत हो जाने देते हैं, और उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते आप। और आज जब ये कोरोना जैसे संकट की बात आई है, तब भी आप
स्टिमुलस जो पैकेज दे रहे हैं, बैंकों को दे रहे हैं, औरों को दे रहे हैं, ये गलत बात है। ये सारा का सारा गरीबों का हक बनता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मुझे तो लैटिन अमेरिका के आर्च बिशप एल्डर कमारा की बात याद आती है, जिसमें वो कहते हैं, व्हेन आई गिव ब्रेड टू द पुअर दे कॉल मी ए सेंट। जब मैं गरीब को रोटी देता हूं तो लोग मुझे संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं। बट व्हेन आई आस्क व्हाई द पुअर डू नॉट हैव ब्रेड, दे कॉल मी ए कम्युनिस्ट। वो आर्च बिशप कहता है कि जब मैं पूछता हूं कि गरीब के पास रोटी क्यों नहीं है, क्योंकि रोटी तो पैदा वही करता है। खेतों में हल वो जोतता है, अनाज वो पैदा करता है, मजदूरी वो करता है, उसके पास अनाज क्यों नहीं है, रोटी क्यों नहीं है? तो लोग मुझे कम्युनिस्ट कहते हैं। ये बुनियादी सवाल आज हम सबको उठाना होगा दोस्तों, और इसी के संदर्भ में मैं आज ये कहना चाहूँगा कि खड़े हो जाओ सब के सब। एक तरफ कोरोना के संकट से तो लड़ेंगे, लेकिन उससे भी बड़ी महामारी का संकट ये गरीबी है, और इस गरीबी से निजात पाने के लिए पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा, और सरकारों के कान पकड़ करके हिलाने पड़ेंगे कि तुमने हमारे देश के साथ धोखा किया। तुमने पूरी तरीके से अपनी नेतागिरी के चक्कर में, चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपए का चंदा लेने के चक्कर में तुमने अमीरों की सेवा की, कारपोरेट्स की सेवा की है, उनके लिए तुमने एक तरह से गुलामी की है, उनके लिए बंधुआ मजदूरी की है, उनको आपने सारे गरीबों को झोंक दिया उनकी सेवा के लिए, और गरीब किसान मजदूर को तुमने आज तक न्याय नहीं दिया। आज इसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं, उन्हें हमें सीधे सीधे उनकी आंखों में उंगली डालते हुए एक तरह से कहना पड़ेगा, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता ये कारवां क्यों लुटा। इधर उधर की ना बात कर मोदी, ये बता ये कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से कोई गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है, तेरी रहबरी पे सवाल है, तेरी रहबरी पे सवाल है। जवाब दो मोदी जी इस बात का, जवाब दें कांग्रेस के नेता इस बात का। कहाँ सो रहे थे ये पूरे देश के अंदर, जब गरीबी बढ़ रही थी, लाचारी बढ़ रही थी, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही थी। और जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय पर हजारों क्या लाखों मजदूर निकले थे एक झोपड़ी के लायक जमीन का टुकड़ा मांगने के लिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, हम लोग रामलीला मैदान में जब इकट्ठे हुए पीवी राजगोपाल जी के नेतृत्व में, तब वादा किया था कि मैं एक कमेटी बना करके और इसका समाधान कर दूंगा। लेकिन वो कमेटी की सारी सिफारिशों को ताक पे रख दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपने जवाब दीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आज तो आप कह रहे हैं 7,500 रुपया दिया जाना चाहिए इनको, अच्छी बात है, लेकिन आपने उस समय जो जमीन का अधिकार, न्यूनतम अधिकार दिया जाना चाहिए था गरीब लोगों को जो बेघर है और बेजमीन है, उनके लिए आपने अपनी सिफारिशों को, जिसके आप स्वयं प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, उस कमेटी की सिफारिशों को क्यों दफन कर दिया, क्यों कूड़ेदान में फेंक दिया। और दूसरी बात, जिस समय अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन बना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, और उसकी 2 या 3 वॉल्यूम की रिपोर्ट आपको सौंपी गई, मैं भी उसमें एक एडवाइजर था, और उस रिपोर्ट को आपने हिकारत की नजर से कूड़ेदान में फेंक दिया। क्यों फेंका आपने? और आज आप ये शिकायत कर रहे हैं कि 7,500 रुपया नहीं दे रही मोदी की सरकार। ये इस तरह से डबल स्पीकिंग नहीं चलेगी। आप पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी बताइए, आपने अपने समय पर किया क्या उन 2 खास मुद्दों के ऊपर? क्यों नहीं भूमि सुधार का कानून इस देश में ईमानदारी से लागू हुआ? क्यों नहीं अर्जुन सेन गुप्ता की कमेटी की रिपोर्टों के ऊपर अमल हुआ? और ये सारे के सारे उस बेचारे अर्जुन सेन गुप्ता को इतना धक्का लगा आपके व्यवहार से कि वो चंद महीनों में चल बसे, दुनिया छोड़ के चले गए। इतना बड़ा अर्थशास्त्री, और वो चला गया। तो ये सब का सब आज आपके सामने खड़े हैं सवाल, और मैं चाहूँगा कि हमारे ये सारे नेताओं को हमें कटघरे में खड़ा करके इनकी पूंजीवादी दलाली की राजनीति को बेपर्दा करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और हमें पूछना पड़ेगा कि क्यों है इतनी भयंकर गरीबी इस देश के अंदर,
गरीब की झोपड़ी में टूटी हुई चारपाई भी नहीं है, गरीब की झोपड़ी में दवाई नहीं मिलती उसके तड़पते हुए बच्चे को, और अमीरों के गुलछर्रे उड़ रहे हैं, आज भी उड़ रहे हैं। ऐसे हालात में हम लोगों को पूरी ताकत से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। मैं चाहूँगा मेरी बात से यदि आप सहमत हैं तो इस तरह के विचारों को फैलाने के लिए पूरी ताकत से इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको आंदोलन का रूप दीजिए। यदि आप आंदोलन का रूप नहीं देंगे तो ये बहरे कानों को सुनाने के लिए जो धमाके की बात शहीद आजम भगत सिंह ने कही थी वो कभी भी नहीं सुनाई पड़ेगी उनको। ये बहरे कान हैं, ये कभी भी नहीं सुनते। आप इतना ज़्यादा इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इनके कानों तक एक धमाका होने लग जाए, तब जाकर के शायद कुछ इन्हें सुनाई पड़े। धन्यवाद आप सबका।